A very good morning to all of you. अरे गुड मॉर्निंग बच्चों. चलिए, सो yesterday we had begun with the new topic. टॉपिक का नाम था डायरेक्टर्स. और जैसा कि आप सबको पता है, काफी कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया डायरेक्टर्स के बारे में. नाउ सो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया, कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एक. यस और नो? अगर कंपनी आपकी क्या है, लिस्टेड है, या फिर यस पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, या फिर उसका टर्नओवर क्या है, 300 करोड़ है, और कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी. कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी. तो कंपल्सरी आपको क्या अपॉइंट करनी है? एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है. ठीक है, चलिए. उसके बाद जो आज का डिस्कशन है वो कहां से स्टार्ट होगा? composition of board of directors in listed company. So from today we would be starting with what बेटा? किसके डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के का कॉम्पोजिशन कौन सी के कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में अपना बोर्ड कैसा होने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑन हुआ क्या वो? हाँ, बस ध्यान देखिए. अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर भले ही आप लोग कितने भी पार्ट में डाल लें, मेन दो ही कैटेगरी के डायरेक्टर होते हैं. एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव. अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. कौन है आपकी कंपनी का चेयरमैन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चेयरमैन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है. क्यों? अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है मतलब वो कंपनी के मामलों में ज्यादा दखल देता नहीं है. मतलब कंपनी एक्चुअली वही लोग चला रहे हैं जो लोग बाहर से, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है. ठीक है. और ये चेयरमैन की दखलंदाजी कंपनी में ज्यादा है, कम है? कंपैरेटिवली कम है. तो कंपनी में, क्योंकि कंपनी में कौन सा चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो कंपनी को चला रहा है. हाँ, चेयरमैन है कंपनी का. मतलब मैंने बताया नॉन एग्जीक्यूटिव, ये सिर्फ एडवाइजरी रोल में होता है. कौन से रोल में होता है? ही इज एन एडवाइजरी रोल ओनली. और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये अनलिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो अगर चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कम से कम 1/3 डायरेक्टर जो है वो कौन से डायरेक्टर होने चाहिए? कंपनी के बोर्ड में कम से कम कितने डायरेक्टर? 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए. अगर चेयरमैन क्या है, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हालांकि चलिए, उसके बाद अगर आपका चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव है, या फिर चेयरमैन जो है वो क्या है, लेकिन साला रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? वो नॉन एग्जीक्यूटिव, बट किसका रिलेटिव है? किससे रिलेटेड है? प्रमोटर से रिलेटेड है. मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव होने का कोई मतलब नहीं है भले नॉन एग्जीक्यूटिव, बट बात किसकी मानता है? बट बात किसकी मानता है? प्रमोटर की मानता है. प्रमोटर जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा ये. तो इस केस में कम से कम 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली आप समझ रहे हो, अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है जिसका प्रमोटर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्या करने का? तो 1/3 भी इंडिपेंडेंट हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर चेयरमैन क्या है, या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है जो प्रमोटर का रिलेटिव है या प्रमोटर से रिलेटेड है, अगर वो चेयरमैन है तो कम से कम कितने % डायरेक्टर?
50% डायरेक्टर कौन सी कंपनी में, लिस्टेड में या अनलिस्टेड में? लिस्टेड में। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट याद रखना, वेयर द लिस्टेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स। अगर लिस्टेड कंपनी के पास में क्या है, कौन से शेयर्स हैं बच्चों? अब ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि सुपीरियर राइट्स शेयर्स क्या होते हैं। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट। कहीं पे जिक्र भी नहीं है कि सुपीरियर राइट शेयर क्या होते हैं। एलओडीआर में बताया है क्या, कि अगर कंपनी में कोई भी सुपीरियर राइट वाला शेयर है, एक शेयर भी अगर सुपीरियर राइट वाला है, कंपनी ने ऐसे नाम के अंदर शेयर इश्यू किए, कौन से शेयर? सुपीरियर राइट वाला शेयर, तो कम से कम कितने परसेंट? एट लीस्ट 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ व्हाट बेटा? इस केस में कम से कम 50% डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए? इस केस में कम से कम 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नाउ व्हाट आर सुपीरियर राइट शेयर्स? सुपीरियर राइट शेयर्स आर इश्यूड टू होम बच्चों? प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एंड these shares have what बेटा? सुपीरियर वोटिंग राइट्स। लेकिन एक मिनट सर, इज इट डीवीआर? क्या ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर हैं? हाँ, यस। लेकिन डीवीआर सबको इश्यू हो सकते हैं, पब्लिक को भी इश्यू हो सकते हैं, सिलेक्टेड लोगों को भी इश्यू हो सकते हैं। लेकिन तुमने अगर डीवीआर सिर्फ किसको इश्यू किए, सो दैट दे हैव सुपीरियर वोटिंग राइट, देन आई कैन कॉल दोज शेयर्स एज सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी ने सिर्फ प्रमोटर को सुपीरियर वोटिंग राइट के शेयर इश्यू किए हैं, तो चाहे आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हो, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपके 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बोल विशाल। आउट से, हाँ, द वर्ड आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं, कम रिलायंस में 500 करोड़ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर मतलब इश्यूड शेयर्स विच हैव, जो अभी भी क्या है लोगों के पास है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी तक रिडीम नहीं हुए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब इश्यूड। आउटस्टैंडिंग मतलब, मेरे कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग ये था कि कंपनी में हैं इतने शेयर्स। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार के। दिस क्वेश्चन वाज एन एग्जाम, सिर्फ यही लाइन, सिर्फ ये लाइन थी एग्जाम में। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2019 and top 2000 and listed entities with effect from April 1, 2020 shall have minimum 6 directors। बस यही था। मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होता है? मिनिमम 2, सॉरी, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्या है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाय, तो आपकी कंपनी में April 1, 2019 के बाद से एक कितने डायरेक्टर होने चाहिए? कम से कम 6 डायरेक्टर होना चाहिए। और टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में, ओए, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में आज से या 1 अप्रैल 2020 के बाद से, 1 अप्रैल 2020 के बाद से कितने डायरेक्टर होने चाहिए? कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। फिर 6 में से 1/3 या फिर 6 में से 50% क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। यस और नो? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कितना है लिस्टेड कंपनी में? कैन आई से एट प्रेजेंट लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 6 डायरेक्टर होने चाहिए। अरे हाँ या ना? मैं इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके बोर्ड में जो पब्लिक कंपनी है उनके बोर्ड में कहा गया 3 होने चाहिए। लेकिन इफ यू आर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी यू मस्ट हैव 6 फ्रॉम April 1। इफ यू आर टॉप 1000, टॉप 2000 में आते हो तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। इज दैट क्लियर? नाउ हु इज दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हम लोग कल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये?
about him we are talking since yesterday. Who this director is? चलिए मैं अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। बच्चों एक चीज सोचिए, आप अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं पार्टी में, आप बहुत तैयार हुए हैं, बहुत मेहनत से, बहुत देर के बाद आप क्या हो गए बच्चों, आप एकदम रेडी हो गए, ठीक है। क्यों रेडी हो गए? ऑब्वियसली क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो यू आर रेडी। अब आप कैसे भी दिख रहे हो, चाहे आप कद्दू की तरह दिख रहे हो, बैगन की तरह दिख रहे हो, आप अपनी मम्मी से कभी पूछ लीजिए कि मम्मी मैं कैसा दिख रहा हूं या कैसी दिख रही हूं। शी वुड ऑलवेज से अरे मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है, आज नजर ना लग जाए मेरे बेटे को, काला टीका लगा के जाए, है ना। और जबकि असलियत अपने को पता होती है कि भगवान ने अपने साथ गलत किया है, बट स्टिल मम्मा की नजर में वी आर द मोस्ट हैंडसम गाय एवर। मम्मी को अपने से अच्छा, अपने से ब्यूटीफुल कोई लगता ही नहीं। मैं लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल यूज कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? सो मदर्स ओपिनियन इज नेवर इंडिपेंडेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं और आपका एक दुश्मन टाइप का आदमी है, आप उससे पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो वो आपको बताएगा यार तेरी शर्ट पे प्रेस नहीं है, थोड़ा पाउडर लगा ले, काला लग रहा है, तेरे बाल देख बराबर से निकले नहीं है, कंघी कर बराबर से, बाल धो ले, तेल दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए ज्यादा काम का ओपिनियन आपकी मम्मी का ओपिनियन था या फिर वो इंडिपेंडेंट पर्सन का ओपिनियन था? इंडिपेंडेंट पर्सन का ओपिनियन था ना। सेम कंपनी में भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब बच्चों एक चीज बताओ, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा पार्शियल ओपिनियन क्यों दिया? वाई योर मदर गेव यू अ पार्शियल ओपिनियन? शी डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू। वो आपको हर्ट करना नहीं चाहती। अभी कल मेरी वाइफ बोलती कि जो मेरी बेटी है वो सेम मेरी जैसे दिखने लगी है। सेम सेम मतलब सिर्फ कलर अपनी माँ का लिया है, बाकी एग्जैक्टली शी इज माई कॉपी। मेरी वाइफ का ऐसा आकलन है। अब अगर वो मुझसे पूछेगी कभी फ्यूचर में कि पापा मैं तैयार होने के बाद कैसी दिख रही हूं, क्या मैं उसको कभी बोलूंगा कि बेटा खराब दिख रही है? इनफैक्ट मैं उसको बोलूंगा तेरे को दुनिया का सबसे हसीन चेहरा नवाजा गया है खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जीसस के द्वारा, हाँ है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई तू खराब दिख रही है, तू सड़ी दिख रही है, तेरी नाक की बनावट देख अजीब सी है, तेरे लिप्स की बनावट, मेरी बेटी का लिप्स भी एकदम ऐसे ही आया, एकदम मेरे ऐसा बराबर ऊपर का एकदम उठा हुआ, तो मैं उसको कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगर मैं उसको बोलूंगा तो इनडायरेक्टली मैं अपने आप को ही गाली दे रहा हूं। तो इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर वो बुरा बोलेंगे तो इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि तुम उन्हीं की कॉपी हो। और अपन लोगों ने अपने मम्मी और पापा दोनों का कुछ ना कुछ तो लिया ही। अरे गेटिंग माई पॉइंट? बोलते हैं लड़के पिताजी के ऊपर जाते हैं, लड़कियां मम्मी के ऊपर जाती हैं। तो बच्चों लेकिन मैं निर्विका का सोच रहा था, सच में वो अपनी माँ के ऊपर जाती तो बहुत अच्छी दिखती, बट ठीक है, आई वॉन्टेड कि वो अपनी मम्मी जैसी दिखे, बट भगवान चाहता है कि मेरे से दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ठीक ठाक ही दिखता हूँ, बट अपनी माँ जैसी दिखती तो मैं उसको पक्का मॉडल बना देता। तो एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि अपन कभी भी अपने बच्चों को खराब नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर उनको खराब बोलेंगे तो गाली अपने को लग रही है, हाँ या ना। मेरे पापा ने एक बार मेरे को गुस्से में बोल दिया था कि सुअर जैसा दिख रहा है। मैंने बोला आपके ऊपर गया हूं, ऐसे ही बोल दिया मैंने। हाँ, उसके पहले ही 4-5 पढ़ चुकी थी, तो गुस्से गुस्से में बोल दिया मैंने कि आपके जैसा दिख रहा हूँ, आपके जैसा दिखता हूँ। तो बच्चों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, तो ये लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, ये कभी भी सही ओपिनियन देते नहीं है, क्योंकि अपने को ओपिनियन देंगे तो गाली इनको ही पड़ जाएगी इनडायरेक्टली। लेकिन इंडिपेंडेंट आदमी क्या करता है, सही ओपिनियन है।
अब मुझे बताइए कि मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी बताई, डू यू रियली थिंक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? कंपनी के बोर्ड की जब मीटिंग चलती है, डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, कौन से डायरेक्टर्स? जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, ये हमेशा वही बात करेंगे जो किसके फेवर में होगी? कंपनी के फेवर में। चाहे लॉ तोड़ने की बात हो या कुछ भी हो, they would always talk what is in the interest of company or what is in their own personal interest, right? So if we have these directors जिनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जो एक्सपर्ट है किसी फील्ड के, अगर हम इनसे ओपिनियन ले तो डोंट यू थिंक सो इनका ओपिनियन बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा, कानून के हिसाब से होगा, शेयर होल्डर्स के हित में होगा? ये सुनो, इसलिए लॉ चाहता है, कौन चाहता है? लॉ चाहता है कि खासकर जो बड़ी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं? जो जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, उन कंपनीज में कम से कम क्या होना चाहिए? ऐसे डायरेक्टर्स नियुक्त होने चाहिए जो कंप्लीटली इम्पार्शियल है, जिनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जो हर एक मुद्दे पे अपनी निष्पक्ष राय कंपनी के सामने रखेंगे। ऐसे डायरेक्टर्स जो हैं, those directors will be referred to as what? Independent directors. Is everyone with me? अब बच्चों, हमारे कंपनीज एक्ट ने बड़ा सख्त लौंडा वाला क्राइटेरिया रखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी अ वेरी सख्त लौंडा। सख्त लौंडा क्यों? किसी भी तरीके से कंपनी में खुद के जरिए, रिलेटिव्स के जरिए, किसी भी तरीके से उसको कंपनी में क्या नहीं होना चाहिए? इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। ही शुड बी अ सख्त लौंडा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दुष्यंत जैन जैसे लोग क्या बोलते हैं? सख्त लौंडा। ठीक है, चलिए तो लेट्स सी क्या लिखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड इन अ कंपनी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ होम। बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर हैं जिनको कंपनी में क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किस लिए अपॉइंट किया जाता है? स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। Independent directors do not have any significant interest stake in the company to hamper their independence. मतलब इनका कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट, कोई बड़ा हिस्सा नहीं होता जिससे इनकी इंडिपेंडेंस को क्या हो? हैम्पर हो, फर्क पड़े। Such director possess the capacity to exercise what बेटा? इंडिपेंडेंट जजमेंट। सबसे बड़ी बात इनकी क्या है? कि इनके पास कैपेसिटी होती है क्या एक्सरसाइज करने की? इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज करने की दे हैव अ कैपेसिटी। JJ Irani committee included a detailed proposal regarding whom बच्चों? Independent director to improve corporate governance and bring the element of objectivity. Objectivity का मतलब independence. And to bring the element of what बेटा? Independence within the board. चलिए, सो JJ Irani कमेटी, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 आने के पीछे बहुत बड़ा हथौड़ा किसका था बच्चों? JJ Irani, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कंपनीज एक्ट 2013 को अमल में लाने में। नाउ हेलो तो बच्चों, अगर 2 लाइन लिखनी हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, क्या लिखेंगे? हाँ जी, पहला, ही एक्सरसाइजेस व्हाट बेटा? बच्चों, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, जब भी नोट्स ऐसे अपने नोट्स ना कोरे मत रहने दिया करो। समझ में आ रहा है? जब मैं आपके साथ करता हूं डिस्कशन, फॉर एग्जांपल किसी कंसेप्ट का, तो उसके ऊपर ना ऐसे लिखा करो, ही एक्सरसाइजेस व्हाट बेटा? इंडिपेंडेंट जजमेंट, नो सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी। मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या होगा। जब आप इसको अपने घर पे रिवाइज करेंगे ना,
और जब इसके ऊपर कुछ लिखा होगा तुमको कंसेप्ट बड़ा अपनापन लगेगा कंसेप्ट से। कुछ नहीं लिखा है, बुक कोरी है, क्लास खत्म हो गई, बोर्ड बुक कोरी है, तो तुमको नहीं मन करेगा। सो कुछ ना कुछ पेंसिल से, पेन से हर एक कंसेप्ट के ऊपर आदत डालो। और अभी आदत नहीं बचेगी, लाइफ लॉन्ग आदत होनी चाहिए। इवन व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी ना, जब आपकी बोर्ड मीटिंग हो, ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? पहला क्या है? हर एक लिस्टेड कंपनी में कितने कम से कम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स एज व्हाट बेटा? एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एनी फ्रैक्शन इन 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी राउंडेड ऑफ टू 1। मतलब इधर देखो, आपके यहाँ पे 14 डायरेक्टर हैं, 14 का 1/3 कितना हो गया? कितना हो गया? अरे 4.9 को क्या करना है? कोई भी फ्रैक्शन आया, क्या आया? कोई भी डेसिमल आया, पॉइंट के बाद कुछ भी वर्ड आया, 0.1 भी आया, 0.01 भी आया, उसको कितना मानना है? उसको 1 मानना है। तो नीचे एग्जांपल लिखा है, that means if there are 13 directors in the company, then 4.33 directors are to be independent. That means 0.33 should be considered as 1। और इसका मतलब कंपनी को कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? कंपनी को 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करने पड़ेंगे? अपॉइंट करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ना, तो पहला क्या हो गया? लिस्टेड कंपनी को कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 1/3। लेकिन सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात मानेंगे? नहीं, कंपनीज एक्ट और एलओडीआर, मैंने आपको एलओडीआर का कंपोजिशन बताया था ना। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर से रिलेटेड तो 50%, क्योंकि सेक्शन में लिखा है कि आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अच्छा, दूसरा, हर एक पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी बच्चों? हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? हर एक पब्लिक कंपनी, एक मिनट, तो पहला लिस्टेड कंपनी में तो मैंडेटरी है। आपकी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है। आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट यू गेट लिस्टेड, जिस वक्त आप क्या हो गए? लिस्टेड हो गए, कंपल्सरली कितने डायरेक्टर? 1/3 डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट। कब? द मोमेंट यू आर लिस्टेड। उसके बाद आप लिस्टेड नहीं हो बट आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पेड अप कैपिटल 2 ही करोड़ है बट आपका टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ है। यू आर नॉट लिस्टेड। आप क्या नहीं हो? आप लिस्टेड नहीं हो बट आपका टर्नओवर कितना है? योर टर्नओवर इज 100 करोड़। सॉरी, लिस्टेड नहीं बोल रहा हूं, आपकी पेड अप कैपिटल 10 सीआर से कम है। कम है, 10 सीआर नहीं है तो आपको अपॉइंट ही करना है, बट 10 सीआर नहीं है। आपकी पेड अप कैपिटल इज लेस देन 10 करोड़ बट योर टर्नओवर इज 100 करोड़ और मोर। अच्छा, आपकी पेड अप कैपिटल 5 ही करोड़ की है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ का ही है, बट आपने लोन, पब्लिक से डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, ये तीनों मिला के कितना है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो तीनों में से, तीनों क्राइटेरिया, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया। सो इवन इफ यू आर नॉट लिस्टेड, इवन इफ यू आर, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है बट पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर या उससे ज्यादा है, या फिर लोन, डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर्स, तीनों मिला के कितना है बच्चों? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और कब बच्चों? लास्ट डेट ऑफ व्हाट बेटा? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक क्राइटेरिया आपको कब कंसीडर करना है?
लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हो, जैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं, कौन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं, आप देखिए लास्ट डेट को क्या वो आप क्राइटेरिया मीट कर रहे थे। अरे यार, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 CR दिख रही है 31 मार्च को, क्या ना इसे ऑडिट होने के बाद भी वो 10 CR ही रहने वाली है? तो कहना इसे मेक श्योर कि डोंट वेट फॉर ऑडिट, बट जैसे ही 31 मार्च को यू मीट द क्राइटेरिया, क्या करो, अपॉइंट कर लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितने? 2। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कितना है? 2। और लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 या फिर उनका 50% वाला क्राइटेरिया जो LODR में लिखा है। इज दैट क्लियर? श्योर एवरीवन? पक्का? चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान देखो। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी की, the other day someone was asking me कि sir, if the company is a private company and it happens to be a subsidiary of public company, obviously for the purpose of Companies Act we treat it as public company. सर बट क्या उसको अपने मेंबर कम से कम 7 करने की जरूरत है? क्या डायरेक्टर 3 करने की जरूरत है? नहीं ना। हाँ, बस उसको वो प्रोविजन फॉलो करने हैं जहां पे लिखा है कि दिस प्रोविजन हैज टू बी फॉलोड बाय पब्लिक कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी की जो पब्लिक कंपनी सब्सिडरी है वो प्रोविजन फॉलो करना है, या फिर जितने पब्लिक कंपनी के प्रोविजन है फॉलो करो। यू कैन, बट आपके नाम में प्राइवेट हो सकता है, आपके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस। सो लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी हो बट आपकी होल्डिंग कौन है? एक मिनट, a private company which is subsidiary of what beta plus that meets the above criteria is also required to appoint whom बच्चों? Independent director, as it is treated as what? As it is treated as a public company. So अगर आप कौन सी कंपनी थे? अगर आप प्राइवेट कंपनी थे, आप किसकी सब्सिडरी थे? आप पब्लिक की सब्सिडरी थे। और प्राइवेट होते होते आपका टर्नओवर कितनी से ज्यादा हो गया? 100 CR ज्यादा हो गया। आपकी पेड अप कैपिटल कितनी ज्यादा हो गई? 10 CR ज्यादा हो गई। या फिर आपका या फिर आपका लोन्स, डिपॉजिट्स या बोरोइंग कितनी हो गई? 50 करोड़ ज्यादा हो गई। सो इवन इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी बट आपकी होल्डिंग कौन है? पब्लिक, यू नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चों कुछ ऐसी कंपनीज हैं, however the following class of unlisted public companies shall not be required to appoint independent director. तो ये भी याद रखना। कौन सी कंपनीज बच्चों? नीचे लिखी हुई पब्लिक कंपनीज जो हैं, भले ही वो पब्लिक है बट उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। पहला, कौन सी कंपनी? क्या होती है जॉइंट वेंचर कंपनी? जॉइंट अरेंजमेंट, याद है ना आपको? जॉइंट अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर कंपनीज, या यस और नो? तो जेवी कंपनी, फॉर एग्जांपल भारती एक्सा लिमिटेड। लेकिन भारतीय एक्सा लिमिटेड भले ही इट्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी बट इट्स अ लिस्टेड कंपनी, तो इसको तो अपॉइंट करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? एग्जम्पशन किसको है? फॉलोइंग क्लासेस ऑफ unlisted public company. So if they get listed, then they need to have independent directors. So आपकी joint venture company अगर वो क्या है? Unlisted है, wholly owned subsidiary, unlisted। उसके बाद dormant company, कौन सी कंपनी? dormant company, हम पढ़ेंगे अलग से, don't be worried। So dormant company, इन तीनों क्लास की कंपनीज, अगर ये तीनों क्लास की कंपनीज क्या है? They are not required to have independent director even if they meet the criteria, they need not to appoint what? Independent director appoint करने की जरूरत नहीं है। Section 8 कंपनी,
And IFSC public companies are also not required to appoint independent directors due to what has been granted to them, exemption उनको मिला हुआ है, ठीक है. प्राइवेट कंपनी को तो वैसे ही अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, प्लीज ये. उसके बाद बच्चों ध्यान से किए. बच्चों लिसन, आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मान लीजिए. कौन सी कंपनी है? और मान लीजिए आपकी एक ऑडिट कमेटी बनती है. कौन सी कमेटी बनती है? और बोला है कि ऑडिट कमेटी में कम से कम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर होने चाहिए. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल. ऑडिट कमेटी में कितने होने चाहिए? आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, बट मान लो ऐसा कहीं पे आपके आर्टिकल में लिखा है आपने कि ऑडिट कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 या फिर 3, विच एवर इज हायर. तो मान लीजिए आपकी ऑडिट कमेटी में आपको टोटल डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं? 1/3. और या फिर हाँ 1/3, और जितने डायरेक्टर हैं उसमें से 4 इंडिपेंडेंट होने चाहिए. या फिर मान लो आपने आर्टिकल में लिखा है कि ऑडिट कमेटी में 4 डायरेक्टर होंगे और चारों के चारों क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है. कहां पे लिखा है आपने ऐसा? आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? ऑडिट कमेटी में कम से कम 4 होने चाहिए और चारों के चारों डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ऐसा आपने कहां पे लिखा हुआ है? यू हैव रिटन दिस. वेयर हैव यू रिटन दिस? यू हैव रिटन दिस इन योर आर्टिकल. आपकी कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. सर लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, लेकिन अब आपने ऐसा अपने आर्टिकल में लिख दिया तो कि आपकी ऑडिट कमेटी में कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. तो क्या हो गया? तब आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने? 2 या 4? क्यों? क्योंकि आपने ऐसा ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में लिखा है. कहां पे लिखा है आपने? ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में आपने ऐसा लिखा है. देखिए ध्यान से. In case the company covered under this rule is required to appoint higher number of independent directors due to what बेटा? अगर कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या करने की जरूरत पड़ गई? हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ गई. क्यों बच्चों? ड्यू टू व्हाट? Due to composition of its audit committee, and then they shall appoint higher number of independent director. इस केस में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? They shall appoint, मतलब कोई चॉइस नहीं है. They shall appoint what? Higher number of independent director. Is that clear? चलिए. अब बच्चों दिक्कत ये है कि 2016, 17, 17, 18, 19, 20, 2016-17 में मेरा टर्नओवर था. मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हूं. मेरा टर्नओवर था 120 करोड़ रुपए. मेरी पेड अप कैपिटल थी 6 करोड़ और मेरे लोन्स थे 10 करोड़. क्या मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? संकेत, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? चैतन्य, करना पड़ेगा ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्यों? क्राइटेरिया मीट हो रहा है. कौन सा? तीनों क्राइटेरिया या पहला क्राइटेरिया? टर्नओवर वाला क्राइटेरिया मैं मीट कर रहा हूं. ठीक है, तो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए. कितने? 2. 16-17 में मेरी पेड अप कैपिटल 6 करोड़ थी, लोन इतने का ही था, टर्नओवर हो गया 90 करोड़ का. 17-18 में. 18-19 में मेरी पेड अप कैपिटल इतनी थी, लोन इतना ही था, टर्नओवर हो गया 80 करोड़. 19-20 में मेरी पेड अप कैपिटल इतनी थी, लोन भी इतना था, टर्नओवर हो गया मेरा 99 करोड़ रुपीस. क्या नहीं से लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक
क्या नहीं किया है मैंने? लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आई हैव नॉट मेट व्हाट आई हैव नॉट मेट I have not met the criteria of independent criteria for appointing independent director. कितने साल हो गए बच्चों? लगातार 3 साल हो गए. यहाँ पे मीट कर रहा था, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. ये जो दो पुल्ले, ये जो दो इंसानों को मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया था बच्चों, ये यहाँ तक 3 साल तक फुल मजा लेंगे. दो आई एम नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया. लेकिन अगर आप लगातार 3 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो चौथा साल 20-21 से you are not required to have independent director. आपको जरूरत, ठीक है? तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार आपको अपॉइंट करना था, फिर वापस अपॉइंट कब नहीं करना है? कब? अगर लगातार कितने साल तक? अगर लगातार 3 साल तक I cease to meet what? The criteria of 10 crore, 100 crore or 50 crores. I am not required to appoint what? I am not required to appoint independent director. Is everyone with me? Sure, सबको समझा? नहीं समझ रहा है तो पूछना, मूक बने मत बैठ रहना प्लीज. Now who is an, एक मिनट. Now who is an independent director? An independent director means a director other than managing director, whole time director or nominee director who does not have any material or pecuniary relationship with the company or directors. यहाँ पे बच्चों मैं पूरे ICSI को चैलेंज कर सकता हूँ कि उन्होंने कुछ तो मॉडल में गलती की है. हालांकि वो अपने को गलत ठहरा देंगे, वो बात अलग है. बट यस, क्या लिखा है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? It means a director other than whole time director or nominee director. मतलब ये ना ही whole time director है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है, और जिसका कोई भी मटेरियल मतलब एप्रिशिएबल. मटेरियल मतलब एक लिमिट से, बोलते हैं ना मटेरियल नेचर का ट्रांजैक्शन. मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, या फिर पिक्यूनरी. पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनिटरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और डायरेक्टर, जिसकी कोई भी मॉनिटरी या फिर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं है. जो ना ही नॉमिनी डायरेक्टर है, आ जाओ दादा आ जाओ. जो नहीं क्या है? अरे जो नहीं क्या है? जो ना ही नॉमिनी डायरेक्टर है, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है. ठीक है? बट डायरेक्टर जरूर है. सो अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे, पहले डायरेक्टर बनोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं. यू आर अ डायरेक्टर फर्स्ट. यू आर अ डायरेक्टर फर्स्ट एंड देन यू आर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लिखा है ना यहीं पे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर. नाउ बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज, अच्छा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? क्यों? क्या ये रोज रोज कंपनी में आएगा या एडवाइजरी रोल में रहेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. Section 149 subsection 6 of the act provides what beta? The criteria of independent director which are as follows. Please hear much. So if you want to be an independent director, अगर आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा. कौन सा क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंस का आपको एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा?
मीट करना पड़ेगा। अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको क्या बनना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए ध्यान से देखते हैं प्लीज। हियर, अब ये प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। दिस शैल नेवर कम इनटू एग्जाम, बट प्लीज आप यहां पर देखिए। शायद जो एग्जामिनर हो उसको भी ये याद ना हो, बट स्टिल आपको एक बार समझना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक बार डिस्कस जरूर करूंगा। चलिए ना, सो बच्चों ये है रामलाल। कौन है ये है रामलाल। छोटे छोटे हैं जिसके बाल। ये बनना चाहता है क्या, ही इज अ कैंडिडेट। रामलाल इज whom बच्चों, ही इज अ कैंडिडेट। वी इंटेंड टू अपॉइंट हिम। हमारी जो कंपनी है वो इन्हें क्या करना चाहती है, अपॉइंट करना चाहती है एज व्हाट, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, रामलाल है। थोड़ा सा रामलाल के मैं फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करता हूँ। रामलाल के बड़े भाई हैं श्यामलाल। रामलाल की वाइफ है लाली। ठीक है, किस कंपनी में अपॉइंट होना चाहते हैं, रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड में अपॉइंट होना चाहते हैं। इसकी होल्डिंग कंपनी है जय लिमिटेड, सब्सिडरी है वीरू लिमिटेड, एसोसिएट है बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना लिमिटेड। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, रामलाल, रामलाल की एक फैमिली बिजनेस भी है, रामलाल श्यामलाल एंड कंपनी। इस फर्म में रामलाल क्या है, पार्टनर है। और ये क्या बेचते हैं, क्या बेचते हैं, ये सीमेंट बेचते हैं। उसके बाद रामलाल ने एक एनजीओ भी बनाया है। क्या बनाया है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट, लोगों का भला करने के लिए इसने एक एनजीओ बनाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन। इसका रामलाल क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कौन सी एनजीओ का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये एनजीओ है। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, रामलाल। गंजा होगा तेरा बाप लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो राम ने बनाई थी। इस कंपनी का नाम क्या है, डायरेक्टर या फिर प्रमोटर है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, लाली जो है, लाली, लाली कौन है, राम की वाइफ। लाली आर्किटेक्ट है। क्या लाली, इसकी एक फर्म है लाला लाली लिमिटेड। ये क्या है बच्चों, ये इंटीरियर डिजाइनर है। लाला लाली लिमिटेड क्या है बच्चों, लाला लाली लिमिटेड इज द फर्म ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स। चलिए,
उसके बाद श्यामलाल जो है वो इसका भाई है ना, वो सीए भी है, उसकी कंपनी भी है श्यामलाल एंड कंपनी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिन केसेस में श्यामलाल जो है वुड बी क्वालिफाइड और वुड बी डिस्क्वालिफाइड, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। मतलब अगर डिस्क्वालिफाइड नहीं है इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइड है। ठीक है, चल नाउ ध्यान देखिए, who in the opinion of board is a person of integrity and possesses what बेटा, relevant expertise and experience। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, जो किसके ओपिनियन में, वो बंदा जो किसके ओपिनियन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में क्या रखता है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस रखता है। बी, who is or was not promoter of the company or its holding subsidiary or associate company। रामलाल should not be what बेटा, प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए किसका, होल्डिंग सब्सिडरी या रिलायंस के जो जय वीरू और बसंती और रिलायंस तीनों का क्या नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए। who is not related to promoters or directors in the company its holding subsidiary और राम को किससे एसोसिएट नहीं होना चाहिए, किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, राम को किसका रिलेटिव या किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी मतलब रिलायंस, उसके बाद जय वीरू और बसंती तीनों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। चलो, who has or had no pecuniary relationship other than remuneration as such director or having transaction not exceeding कितना 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company holding subsidiary or associate company their promoters or directors during immediately to 5। बच्चों एक बार फिर से रीड करना है, जस्ट रीड इट। अच्छा रीड करने के बाद मैं एग्जांपल देता हूं। रीड किया, इधर रामलाल की कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होनी चाहिए। पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनिटरी। कितने साल में, अच्छा रामलाल अपॉइंट हो रहा है, एक मिनट, 2018-19, 2019-20, 2020 और 21, 18-19 1 ईयर, ये दो हो गए लास्ट 2 इयर्स ना, और ये हो गया करंट ईयर। कौन सा ईयर हो गया ये, जिसमें राम को क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, राइट। अरे हाँ है ना, सो लास्ट 2 इयर्स में और करंट ईयर में, लास्ट 2 इयर्स में प्लस, सुनो मैंने आपको बताया कि राम की जो फर्म है, ये राम की फर्म कंपनी को क्या करती है, सीमेंट सप्लाई करती है। 2018-19 में 25 लाख रुपए का सीमेंट सप्लाई किया, 2019-20 में 30 लाख रुपए का सीमेंट सप्लाई किया, और करंट ईयर में 10 लाख रुपए का सीमेंट सप्लाई किया। क्या नहीं से 18-19, 19-20 और 20-21 तीनों साल में राम का क्या था, तीनों साल में राम की पिक्यूनरी रिलेशनशिप थी कंपनी के साथ, हाँ है ना, चलता है। अच्छा रेम्यूनरेशन चलता है, मतलब अरे मतलब रेम्यूनरेशन कौन सा चलता है, डायरेक्टर बनने के पहले या डायरेक्टर बनने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद तुम रेम्यूनरेशन ले सकते हो डायरेक्टर का, लेकिन डायरेक्टर बनने के पहले पिक्यूनरी रिलेशनशिप चलता है, लेकिन कितना चलता है, आपकी टोटल इनकम का 10% ऑफ योर टोटल इनकम। हाँ
अब ध्यान से देखो, 2018-19 में राम की टोटल इनकम थी 4 करोड़। 2019-20 में राम की टोटल इनकम थी 6 करोड़। 2020-21 में अभी तक इस साल तक राम ने कमा लिए 2 करोड़। बताइए मुझे, क्या नहीं से 2018-19 में पिक्यूनरी रिलेशनशिप, जो कंपनी का और राम का पिक्यूनरी रिलेशनशिप था, वो कितने का था? 25 लाख का था। कि 25 लाख का सीमेंट सप्लाई किया था ना। राम की टोटल इनकम कितनी थी? 4 करोड़ का 10% कितना होता है? 40 लाख। लेकिन ट्रांजैक्शन कितने का है? 25 लाख का ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये लिमिट के अंदर है? चलता है नहीं चलता है? 19-20 में राम की इनकम है 6 करोड़। 6 करोड़ का 10% होता है 60 लाख। लेकिन आपने ट्रांजैक्शन कितने का किया था कंपनी के साथ? 30 लाख का। चलता है नहीं चलता है? चलता है। करंट ईयर में आपकी इनकम है, कंपनी को आपने कितने रुपए का सामान दे बेचा? 10 लाख का बेचा। लेकिन आपकी इनकम कितनी है? 2 करोड़। इसका मतलब ये भी चलता है। तो सुनिए ध्यान से, द कैंडिडेट to whom you are appointing as independent director should not he should not have any pecuniary relationship with the company which exceeds 10% of his total income in last 2 years and the current financial year. Is that clear? अरे हाँ या ना? चलिए ध्यान दीजिए, none of whose relatives, अब मैं किसकी बात करूंगा? लाली की बात करूंगा और श्यामलाल की बात करूंगा, हाँ या ना? इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब अगर कंपनी में वोटिंग राइट, अरे जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती वहां पे तुम क्या होल्ड करते हो? वोटिंग पावर। दैट्स योर इंटरेस्ट, दैट्स योर। none of whose relative is holding any security or interest in the company it's holding or associate company during the 2 years immediately preceding the financial year or during the current year. एक मिनट, तो पहला रूल क्या बोल रहे हैं? ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आपके रिलेटिव के ऊपर। श्यामलाल को और लाली को, ये उसका भाई है, ये उसकी वाइफ है, बस 2 ही है, इसका और दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इन दोनों रिलेटिव को क्या करना है? कब बच्चों? ये वाला ईयर, ये वाला ईयर और करंट ईयर। यस और नो? इन तीनों सालों में क्या नहीं करना है? कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में एक भी शेयर होल्ड करना नहीं। किसको? उसको या उसके रिलेटिव को? हाँ, लेकिन नीचे क्या लिखा है? द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी of face value not exceeding 50 lakhs or 2% of the paid up capital of the company, its holding subsidiary or associate company or such higher sum as may be prescribed. हाँ, लेकिन कितना होल्ड कर सकते हो? आप या आपका रिलेटिव? आप या आपका रिलेटिव होल्ड कर सकते हो। अच्छा, कितने तक का? नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs और 2%। 50 lakhs से ज्यादा या फिर 2%। अब इसमें कुछ लिखा नहीं, विच एवर इज हाई या विच एवर इज लो। विच एवर इज हाई या विच एवर इज लो नहीं लिखा, तो अपन क्या मान सकते हैं? क्या नहीं से अप टू 50 लाख ही मानेंगे? अप टू 50 लाख या फिर 2%, दोनों में से जो क्या है कम है। मतलब अगर 2% शेयर 5 करोड़ के हैं तो भी आप ये मानो कि भाई तो 50 लाख तक के होल्ड कर लें। लेकिन अब यहाँ पे भी दिक्कत ये है, ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना? नहीं बच्चों, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन केस टू केस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अगर 2% से ज्यादा शेयर 5 करोड़ के आ रहे हैं, 2% तक के शेयर, तो भी अपन मानेंगे चलता है, क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज हाई या विच एवर इज लो नहीं लिखा है। तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे? नॉट एक्सीडिंग। नॉट एक्सीडिंग मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने ज्यादा? 50 लाख और 2%। तो अगर 2% शेयर मान लो 10 करोड़ के हैं तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 50 लाख का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो, बट आप 2 करोड़ का 2% का तो मीट कर रहे हो ना।
तो दोनों क्राइटेरिया मीट करना है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक मीट करना है। एज हायर सम एज में ही प्रेस करें, मतलब हायर सम सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है। लेट्स सी अगर बताया तो नीचे लिखा होगा, नहीं तो दोनों में से आपको क्या करना है, एक मतलब हायर सम मतलब ये बोल रहे हैं ये लोअर सम है, हायर सम वो 5 करोड़ बता सकते हैं, 10 करोड़ बता सकते हैं, लेकिन ऐसा जब अभी तक कुछ बताया तो अपन क्या मानेंगे, दोनों में से कोई भी। अच्छा ये आपके लिए, आपके रिलेटिव के लिए, तो आपका रिलेटिव होल्ड कर सकता है कितने तक, 50 लाख और 2%। चलिए नेक्स्ट, is indebted to the company, its holding or subsidiary or associate or their promoters, directors in excess of rupees 50 lakhs during the 2 financial years or during the current financial year। अच्छा ये आपके लिए, आपके रिलेटिव के लिए है, नहीं नहीं सॉरी, हाँ रिलेटिव के लिए, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। तो अगर आपका रिलेटिव कितने रुपए ज्यादा का उधार रखता है, आपके रिलेटिव को कितने का चुकाना है उधार, 50 लाख तक चलता है। अगर आपके रिलेटिव के पास 50 लाख तक का उधार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। बट आपके रिलेटिव का उधार कितने ज्यादा का है, 50 लाख से ज्यादा का है। कब, इस साल में या फिर पिछले 2 में से किसी भी एक साल में, कहानी खत्म, तुम अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ लेकिन 50 लाख तक का उधार है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its holding subsidiary or associate company or their promoters or directors for INR 50 lakhs during what beta, preceding 2 financial years or during the current year। मतलब क्या किया आपने, अच्छा यहाँ पे गारंटी दिया है, यहाँ पे कंपनी से आपने लोन लिया है, कंपनी को गारंटी दिया है, किसने, आपने या आपके रिलेटिव ने, आपके रिलेटिव ने गारंटी दी। कितने रुपए की गारंटी दी है, 50 लाख है उससे ज्यादा। तो इस बार एक मिनट, इस बार रिलेटिव ने डायरेक्टली लोन लिया है क्या, अच्छा इस बार रिलेटिव ने लोन लिया है या लोन दिलवाया है, इस बार रिलेटिव ने लोन दिलवाया है, खुद लिया नहीं है, लोन क्या किया है, दिलवाया है। कितने रुपए का लोन, 50 लाख उससे ज्यादा का लोन रिलेटिव ने किसी को दिलवाया है, रिलेटिव ने क्या दी है, गारंटी दी है। किसको, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन सबके डायरेक्टर, इन सबके प्रमोटर से लोन दिलवाया है, और रिलेटिव ने क्या दी है, गारंटी दी है कि अगर सामने वाले लोन वापस नहीं किया तो मैं करूंगा, या फिर सिक्योरिटी दी है, मतलब लोन इन लोगों ने दिया है बट लोन को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी गिरवी किसने रखी है, रिलेटिव ने। और कब हुआ है ऐसा, इस साल या फिर पिछले 2 सालों में से। और लास्ट, हैज any other pecuniary transaction or relationship with the company or its subsidiary or its holding or associate company amounting to कितना, amounting to 2% or more of its gross turnover or total income singly or in combination with the transaction referred in 1, 2 or 3। क्या है बच्चों, has any other pecuniary transaction or relationship with the company or its subsidiary or its holding or associate company amounting to कितना, 2% or more of its ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन बोलता हूं, पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन प्लस लोन प्लस गारंटी, इन तीनों को मिला दो, हैज एनी पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन विद और रिलेशन विद द कंपनी अमाउंटिंग टू कितना, 2% ऑफ व्हाट, पहले तुमने पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन 10% ऑफ योर इनकम देखा था, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, या फिर उसकी
एसोसिएट के साथ कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है? 2% और मोर ऑफ व्हाट बेटा? ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर। इट्स ग्रॉस टर्नओवर मतलब इधर इधर बगा 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 बगा। रिलायंस लिमिटेड, जय लिमिटेड, वीरू लिमिटेड, बसंती लिमिटेड, 2012-13, 13-14, 14-15 तीनों का निकालेंगे। मान लो 2000 सॉरी छोड़ दो, 18-19, 19-20 और 20-21 अपॉइंट कब कर रहे हैं तुमको? 20-21 में। मान लो 2018-19 में रिलायंस लिमिटेड का टर्नओवर था 100 करोड़ का। कितने का था? 100 करोड़ का था। और मान लो इस रिलेटिव ने, जो कौन है? अरे बच्चों जो कौन है? प्रमोटर का कौन है? 18-19 में 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया था। किसके साथ? किसके साथ किया था? मतलब समझो, ये ट्रांजैक्शन आपने कंपनी के साथ किया हो, उसकी होल्डिंग के साथ किया हो, उसकी सब्सिडरी के साथ किया हो, उसके एसोसिएट के साथ किया, कोई भी पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो लोन का हो, गारंटी का हो, सामान सप्लाई करने का, कोई भी, ये लोन वोन का भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही है ना। कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया है और उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है, कितने कितने को क्रॉस कर रहा है वो? उस कंपनी के 2% को या फिर उससे। तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपके रिलेटिव ने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया है किसके साथ? कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ या फिर एसोसिएट के। उन कंपनीज के टर्नओवर का कितना? सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा। कब? यहां पे वो तो बताया नहीं, बट सेम करंट ईयर या फिर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल सीमेंट सप्लाई किया है 10 लाख का, लोन लिया है 50 लाख का, गारंटी लिया है 50 लाख का, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हो गया पिक्यूनरी? टोटल पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख ना। तो 1 करोड़ 10 लाख को किससे मैच करोगे? कंपनी के टर्नओवर से, कंपनी के। और अगर ये कितना हो जाता है, 1 करोड़ 10 लाख कंपनी के टर्नओवर का कितना हो जाता है, तो फिर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, who neither himself nor any of his relative। एक मिनट बच्चों, ये वाली कंडीशन सिर्फ रिलेटिव के ऊपर एप्लीकेबल थी, डी वाली कंडीशन। अब ई किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उसके और उसके रिलेटिव दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ई अप्लाइज टू बोथ, उसके ऊपर भी और उसके। who holds or held the position of KMP or has been the employee of the company or its wholly subsidiary or associate company in any of 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed. In case of a relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding 3 years। मतलब बच्चे देखना ध्यान से क्या लिखा है। अच्छा, जो बंदा पिछले 3 साल में क्या था? कंपनी का केएमपी था, और केएमपी छोड़ दो, चपरासी भी था, एम्प्लॉय भी था, कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का। कितने साल? 2+ करंट फाइनेंशियल ईयर या 3+ करंट फाइनेंशियल ईयर? अब यहाँ पे 2+ नहीं, यहाँ पे कितना देखते हैं? लास्ट 3 इयर्स प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर, बोल तो 4 साल हो गए। पिछले 3 साल और जिस साल में तुम क्या हो रहे हो उस साल भी। तो 2018-19, 19-20, 20-21, और मैं पॉइंट कब हो रहा हूँ 21 और। तो ये साल, ये साल, ये साल, लास्ट 3 इयर्स में मेरे को कंपनी का केएमपी या फिर एम्प्लॉय होने का
नहीं है, लेकिन रिलेटिव, मेरा रिलेटिव who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial year. मतलब ये जो 3 साल की रेस्ट्रिक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी? मतलब अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय रहा है कंपनी का कितने साल में? पिछले 3 साल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं। लेकिन क्या नहीं से मेरे रिलेटिव को एम्प्लॉय कम नहीं होना चाहिए? करंट फाइनेंशियल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एग्जाम्पशन जो है वो किसके लिए है? 3 लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा, who neither himself nor through his relative is or has been employee of any proprietor or any partner in the last 3 financial year immediately preceding the financial year which is proposed to be appointed of a firm of auditor or company secretaries in practice or cost auditors of the company holding subsidiary or any legal or consulting firm that has or had any transaction with the company or its holding subsidiary amounting to 10% of it or more of gross turnover of such firm. बट फालतू है, एक इधर देखो, इधर बहुत सिंपल, अरे बहुत सिंपल है। Who neither himself, neither himself मतलब खुद से भी नहीं और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से भी नहीं, पिछले 3 सालों में, पिछले और करंट साल में क्या नहीं होना चाहिए? ऑडिटर, मतलब ना ही मैं, ना ही मेरा भाई, ना ही मेरी वाइफ, क्या नहीं होनी चाहिए? ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या सेक्रेटरी ऑडिटर। ये तीनों फर्म जिन्होंने कंपनी को सर्विस दी है, कब? आज, यस आज भी, या फिर पिछले 3 सालों में। इन तीनों फर्म्स में क्या नहीं होना चाहिए? मुझे या मेरे रिलेटिव को क्या नहीं होना चाहिए? पार्टनर या फिर एम्प्लॉय या फिर मैनेजर नहीं होना चाहिए। सो कुल मिला के मैं अगर कहना चाहूं तो, बच्चा प्लीज यार, कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूं तो, अगर मेरी वाइफ जय लिमिटेड की ऑडिटर थी, या जय लिमिटेड का ऑडिटर कोई और था बट मेरी वाइफ सीए थी तो उसकी एम्प्लॉय थी ऑडिटर की, कब बच्चों? लास्ट 3 इयर्स में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय भी थी उस ऑडिटर की जिसने कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को क्या दी है? अपनी सर्विस। अगर मेरी मेरी वाइफ भी थी तो मैं क्या नहीं बन सकता? उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, मेरा भाई है श्यामलाल, वो वकील है। क्या है वो? मेरा जो भाई है श्यामलाल, ही इज अ लॉयर, वकील है वो। मेरा भाई उस लीगल फर्म या फिर कंसल्टिंग फर्म, अब यहां पे कंसल्टिंग फर्म का मतलब कौन सी कंसल्टिंग? बेसिकली लॉ से रिलेटेड। मेरा भाई अगर लीगल या कंसल्टिंग फर्म या फिर कोई दूसरी कंसल्टिंग भी हो सकती है, मार्केटिंग कंसल्टिंग वगैरह, क्योंकि कंसल्टिंग इज अ जनरल वर्ड। तो लीगल या कंसल्टिंग फर्म का कौन पार्टनर था? मेरा भाई पार्टनर था, ठीक है। और इस फर्म ने, किस फर्म ने? लीगल या कंसल्टिंग फर्म ने क्या किया है? पिछले 3 सालों में और करंट ईयर में मेरी कंपनी को, जिस कंपनी में मैं क्या अपॉइंट होने वाला हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं कौन हूं? रामलाल। यस। तो उस कंपनी को, उसकी होल्डिंग, रिलायंस, जय, बीरू, बसंती, इनमें से किसी भी कंपनी को उस फर्म ने सर्विस दी है। किस फर्म ने? उस मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म में, एचआर कंसल्टिंग फर्म में, जिसमें मेरा भाई क्या था? पार्टनर था, एम्प्लॉय था और मैनेजर था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सर्विस दी है, दैट्स रियली ग्रेट। बट इन सर्विस दे के
पिछले 3 साल में और करंट ईयर में उस फर्म को, मतलब मेरे भाई की लीगल या कंसल्टिंग फर्म को इतना रेवेन्यू नहीं मिलना चाहिए, सुनना ध्यान से, इतना रेवेन्यू नहीं मिलना चाहिए जो उनके टोटल रेवेन्यू के 10% से ज्यादा है, जो उनके टोटल रेवेन्यू से। उदाहरण 2018-19, 19-20, 20-21, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा हूं 21-22 में, पिछले 3 साल हो गए 18-19, 19-20, 20-21। 18-19 में मेरे भाई की फर्म को कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, तीनों में से कोई एक या सब मिला के मेरे भाई को फर्म को मिला 6 करोड़ रुपए। कितना मिला? और उसी साल मेरे भाई की फर्म का टर्नओवर था 40 करोड़ का। टर्नओवर कितना था? कंपनी से आपको कितना पेमेंट मिला? 6 करोड़। 40 करोड़ का 10% कितना होता है? 4 करोड़। बट आपको मेरी कंपनी से कितना मिला? 6 करोड़। मतलब 10% से, टोटल टर्नओवर के 10% ज्यादा आपको कहां से मिला? कंपनी से मिला। मैं क्या हो गया? इमीडिएटली मैं क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड हो गया। समझ में आया ना? प्लीज छोड़ दो ये तो, अपन वापस एक बार। सबको समझा क्या बच्चों? पक्का? बच्चों है बड़ा सिंपल। एग्जाम में, हाँ एग्जाम में कैसा आ सकता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो केस बना के दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि दुष्यंत डायरेक्टर बनना था, उसका छोटा भाई जो था वो एक कंसल्टिंग फर्म में पार्टनर था। कंसल्टिंग फर्म में फिर वो प्रैक्टिकल बना के देंगे। कंसल्टिंग फर्म का टर्नओवर 18-19, 19-20, 19-20, 20-21 में इतना था। कंपनी ने उसको इतनी फीस दी, बताओ वो क्वालिफाइड है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों, ये कंसेप्ट सबसे पहली बात तो 99% कोचिंग क्लास में पढ़ाते नहीं है, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं वो कभी पढ़ते नहीं है, और पढ़ते होंगे तो भगवान जाने उनको कितना समझता होगा। तो यहाँ पे अपना एज बनाना, ठीक है? एक आध क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आ गया तो ऑलवेज हैव योर एज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। उसके बाद holds together with his relative 2% or more whom, बच्चों what बेटा? इधर देखो, who neither himself nor with his relative hold कितना? 2% और more total voting power of the company। मतलब आप और आपके रिलेटिव मिला के मैक्सिमम कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर सकते हैं? कितना परसेंट? 2% बोलना ठीक है, नॉट मोर देन 2% बोलना ठीक है? नॉट मोर देन। भले यहाँ पे होल्ड्स मोर देन लिखे, मतलब होल्ड्स मोर देन मतलब मोर देन 2% होल्ड करते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कितना होल्ड करना चाहिए मैक्सिमम? नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 2% शेयर अगर होल्ड करते, ब्रैकेट में लिख लेना। सो मैक्सिमम नॉट मोर देन 2% ही कैन होल्ड। ठीक है? सो मैक्सिमम हाउ मच यू कैन होल्ड? बच्चों मैक्सिमम हाउ मच यू कैन होल्ड? नॉट मोर देन 2%। अच्छा, नेक्स्ट इज अ चीफ, ध्यान देखिए, is a chief executive or a director by whatever name called of any NGO that receives 25% or more of its receipts from the company, promoter, director, or its holding or subsidiary company, or that holds 2% or more total voting power of the company। साधारण भाषा में कहूं तो अपना रामलाल एक एनजीओ का चीफ भी है। अपना रामलाल जो क्या था, वो क्या था? अपना रामलाल ये एनजीओ, अगर आप देखो बेटी बचाओ और बेटी, अपना रामलाल एक एनजीओ का चीफ भी था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, या फिर कोई भी नाम से बुलाओ, बट जिसके पास पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उस एनजीओ में। कौन सी एनजीओ में? जो एनजीओ अपनी 25% या उससे ज्यादा रिसीट्स, 25% या उससे ज्यादा डोनेशंस कहां से रिसीव करती है? कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से या एसोसिएट से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनजीओ है, इफ देयर इज सम एनजीओ, उस एनजीओ को इस साल टोटल 10 करोड़ का क्या मिला? डोनेशन मिला है। कितना मिला है?
इस साल उस एनजीओ को टोटल कितना डोनेशन मिला है? टोटल उस एनजीओ को इस साल अराउंड कितने का डोनेशन मिला है बच्चों? अराउंड 10 CR का डोनेशन एनजीओ को मिला है, ठीक है। उस 10 करोड़ में से 2.5 करोड़ कहां से मिला है? उस 10 करोड़ में से 2.5 करोड़ कहां से मिला है? कहां से मिला है बच्चों? कंपनी से, उसकी होल्डिंग से, सब्सिडरी से या एसोसिएट से? बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जो एनजीओ को अपने टोटल डोनेशन का 25% किसी एक कंपनी से मिल रहा है, क्या इस एनजीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की या किसी की मजाल है कि वो कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोल सके? क्यों? अगर उसने कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोला तो क्या अगली बार से उसको वो डोनेशन मिलने वाला है? अगर उसने कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोला तो क्या उसको वो डोनेशन मिलने वाला है? नहीं। सो अगर आप क्या हो, अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर हो उस एनजीओ के, जिस एनजीओ को अपने टोटल डोनेशन का कितना % कंपनी से मिलता है या उसकी होल्डिंग सबसे, या फिर वो एनजीओ जो कंपनी में कम से कम कितने % शेयर होल्ड करती है? 2% शेयर होल्ड करती है। तो दो कंडीशन यहाँ पे, एक कंडीशन के अंदर दो डाल दी। पहला, जिस एनजीओ को 25% टोटल डोनेशन का मिलता है कंपनी से, उस एनजीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। या फिर जो एनजीओ, जो सेक्शन 8 कंपनी हमारी कंपनी में कितने % शेयर होल्ड कर रही है? 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है, वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, उस एनजीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर या फिर कोई भी पावरफुल इंसान क्या नहीं बन सकता? हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, 2 और मोर, अच्छा 2 और मोर ही लिखा ना, तो 2 या 2 से ज्यादा। नहीं, जैसा लिखा है बस वैसे ही। उसके बाद लास्ट क्या है? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल possess what बेटा? appropriate skill, experience and knowledge in one or more fields of, ये नया, पहले नहीं था ये पॉइंट, ये नया ऐड किया है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields of what बेटा? finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operation or other discipline relating to what बेटा? relating to company's business। तो कहीं ना कहीं इसको लॉ का नॉलेज, फाइनेंस का नॉलेज, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज, या फिर कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। मतलब किसी भी उल्ले पुल्ले को आप नहीं बनाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले क्या करते हैं लोग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना होता था, उनके गांव में कोई, जिस गांव की, जैसे मारवाड़ी कंपनी क्या करती थी, उनके गांव का कोई सरपंच वरपंच को उठा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। उसको क्या आना है? वो क्या बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा? तो इसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये, अच्छा ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत डिफिकल्ट है ना, मतलब डायरेक्टर के तो आसपास के लोग दूर दूर तक बन नहीं सकते, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही चुन के इन लोगों ने पता नहीं कैसे ये क्राइटेरिया बनाया होगा। लेकिन पहले क्या होता था, अभी इस क्राइटेरिया में कौन फिट हो जाएगा? कोई गंवार तो फिट हो ही जाएगा जिसको आप जानते नहीं दूर दूर तक। तो ऐसे लोगों को, गांवों के सरपंच लोगों को क्या बना देते थे ये लोग? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते थे। तो अभी उन्होंने बोला कि नहीं, जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हो, ही शुड हैव प्रॉपर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन वन और मोर फील्ड्स, एक फील्ड में हो या फिर एक से, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट एटसेट्रा। द प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ होम। बच्चों अपन को पहले ही पता है। अच्छा अब ध्यान से देखना, in case of government company the opinion of board under the clause A, लिखा है ना अपन ने, who possess appropriate skills in the opinion of board, पढ़ा है ना अपन ने ऊपर, ये लिखा है ना ओपिनियन ऑफ बोर्ड। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? यहां पे इन द केस ऑफ ओपिनियन ऑफ बोर्ड आएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा? अब जैसे इधर देखो, in case of government company the opinion of board under the clause A of section 149 is substituted with opinion of what बेटा?
ministry or the department of central government which is administratively in charge of the company, or as the case may be, or by the state government. And clause C 149(6) regarding pecuniary relationship is not applicable. So अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं एग्जाम में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन में व्हाट आर द एग्जम्पशंस, व्हाट आर द प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपके से एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लूं, पहला, जो भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप के प्रोविजन थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के और उसके रिलेटिव के, जो भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप, वो ट्रांजैक्शन था 10%, वो लोन गारंटी वाला, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होना चाहिए जिसके पास, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में जिसके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस करके आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनकी मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज मिनिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है? आई टेल यू। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी का नाम बताओ, टेल मी नेम ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की कौन सी मिनिस्ट्री है जो कोल इंडिया लिमिटेड को एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर। टेल मी अदर एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिवली, इस कंपनी को मैनेज कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज कौन है इस कंपनी का? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से के बिहाफ पे इस कंपनी का ख्याल कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ONGC का शेयर देखा, 123 रुपए से 76 रुपए आ गया एक दिन में, 2 दिन में। अरे कल डाउ जोन्स के ऊपर लोअर सर्किट लग गया। मतलब क्या हो रहा है मार्केट का समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लोअर सर्किट लग गया। कोरोना क्या हुआ? नहीं, पहले से स्टार्ट था, लेकिन वो बहाना चाहिए ना बाहर आने का। पेट्रोल का प्राइस क्यों कम हो गया? कोरोना। क्योंकि चाइना में बिजनेस ठप हो गए ना सारे। अरे वुहान एक ऐसा शहर है चाइना का जहां पे 20 लेन्स की रोड है, और उसके बावजूद ट्रैफिक जैम इतना होता था कि वहां पे 2-2 घंटे गाड़ियां फंसी रहती थी। अभी वुहान की सड़क खाली है। बीजिंग से वुहान की जो फ्लाइट होती थी वो $700 की फ्लाइट थी, अभी $10 में टिकट मिल रही, कोई खरीद नहीं रहा। जस्ट इमेजिन, $700 की टिकट थी, अभी कितने की टिकट है? $10 की। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी खत्म। सब चीजों का और चाइना अगर खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टील का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर सीमेंट का, हर एक चीज में सबसे ज्यादा कंजम्पशन चाइना में ही है ना। तो अगर चाइना खत्म हो रहा है इसका मतलब यूएस खत्म। भले ही चाइना और यूएस एक दूसरे को कितनी गाली दे, तो यूएस की जितनी भी कंपनीज है, एप्पल, आईफोन, जितने चाहे यूएस में नहीं बिकते उससे चाइना में बिकते हैं। रेंज रोवर, लैंड रोवर जितना लोग इंडिया में पसंद नहीं करते उससे चाइना में पसंद करते हैं। और चाइना में तो वो रेंज रोवर की गाड़ियां आती है, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चलती है ना, वो नहीं, वो उनका ट्रेंड है। चाइनीज पीपल आर वेरी मच व्हाट वी कैन से, मतलब वहां पे रेंज रोवर एक लग्जरी है, जैसे इंडिया में भी है, बट चाइना में भी उसको बहुत सुपर लग्जरी कार मानते हैं। तो इस बार टाटा मोटर्स के गिरने का एक और रीजन है, दिस इज द रीजन कि भाई अभी, और जैसा वो यूएस का मार्केट रिएक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है। अभी कल देखो, कल भी रक्त की नदियां बहेंगी इंडियन मार्केट में। रिलायंस कल 900 आएगा, किसी ने सोचा ही था बच्चों ऐसा होगा? हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर एक इंडस्ट्री की हालत खराब है अभी। बस ये है कि जिसके पास पैसे हैं बहुत सारे,
उसको अभी बाजार में क्या करना चाहिए, स्टॉक्स खरीदने चाहिए अच्छे, लेकिन अभी आप खरीदोगे तो कम से कम 3 साल में आपको रिटर्न आएगा। रिलायंस 900 में कभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। हाँ क्या उनके बीच में भी कोई डिस्प्यूट है ना? पता नहीं यार भाई, पढ़ा नहीं मैंने, बट डेफिनेटली आई रीड एंड आई टेल यू। ओपेक और रशिया के बीच में प्रॉब्लम है ना। रशिया अपना अलग देश है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजनेस करता है, वो किसी को भाव नहीं देता, चाहे वो अमेरिका हो चाइना हो, सबको औकात में रखता है वो। मेन क्या है उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, उन्होंने वो अपने डिफेंस बजट, अपने टोटल बजट का 50% ज्यादा डिफेंस में खर्च करते हैं। पॉपुलेशन कम है, और सबसे बड़ी बात वहां की पब्लिक उल्लू नहीं है। प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, वो साला मीडिया में लाइव न्यूज भी नहीं आती वहां, पता है ना आपको। अपना गवर्नमेंट काम करता है, और नहीं वहां के लोग अच्छे हैं। अपने यहाँ पे तो गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी करे ना तो सारा लोग रोड पे आ जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अपने डेमोक्रेसी बहुत है ना। तो उनके यहाँ पे क्या, अब वो उन्होंने अपने आप को डिफेंस में खर्च करके इतना पावरफुल बना लिया है। रशिया अमीर देश नहीं है, भारत के जैसे ही है, रशिया के पास उतना पैसा नहीं है। हाँ बस एक ही चीज है उनके पास, क्या है कि डिफेंस में उन्होंने बहुत तगड़ा खर्च किया। कल वो टर्की का प्राइम मिनिस्टर गया था ना रशिया। टर्की भारत का दुश्मन है ना, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो भारत का दुश्मन है, तो रशिया भारत से बहुत प्यार करता है। तो टर्की का प्राइम मिनिस्टर खड़ा था गेट के बाहर अपने पूरे उसके साथ, डेलीगेट्स के साथ, 2.5 मिनट खड़ा करवा के रखा पुतिन ने उसको। आज मैं शेयर करूंगा फेसबुक वो वीडियो। 2.5 मिनट तक टर्की का प्रेसिडेंट पुतिन के दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा था। हाँ अपन ने भी कनाडा के साथ वही किया था। कनाडा भी चोर, वो उनका मिनिस्टर बेकार है, जस्टिन टूडो, बहुत स्मार्ट दिखता है, लेकिन ना वो उनका समर्थक है ना, वो खालिस्तान समर्थक है वो, कि जितने भी पंजाबीज है ना उनके लिए वी शुड हैव अ सेपरेट कंट्री। तो ऐसा मूवमेंट चलता है कनाडा में, यस। कनाडा ब्रिटेन में ये लोग अलग कंट्री बनाना चाहते थे, कुछ सरदार हैं, सिख लोग हैं, खालिस्तान, जगजीत सिंह चौहान करके नाम था, और भिंडरे वाला, हाँ। तो एनीवे तो नहीं ऐसा नहीं है यार। अब लेकिन साला कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं, अपन कम से कम साला अपना आजाद तो है, जो बोलना है बोल सकते हैं, फेसबुक पे जो पोस्ट डालना है डाल सकते हैं। चाइना में एक आदमी ने, मैंने बताया ना, चाइना में एक आदमी ने सिर्फ वहां का जो लोकल फेसबुक है वहां पे इतना पोस्ट किया था कि रेलवे इज करप्ट, इतना लिखा था उसने बस, 3 साल की जेल हो गई थी। सिर्फ इतना लिखा था, रेलवे इज करप्ट, आई डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे, इलेक्शन इलेक्शन नहीं होते। तो क्या हुआ वहां पे, आप सबको पता होगा, 92 में देर वॉज, वो स्टूडेंट लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे आंदोलन कर रहे थे कि वी शुड हैव डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, लाइक अदर कंट्री, हमारे यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। क्या क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने उस पूरे जगह को बंद किया, टैंकर से उड़वा दिया, सब मर गए, और न्यूज में कुछ नहीं है यहाँ। क्या बता दूं, एनीवे, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब एक मिनट एक मिनट, इंडिपेंडेंट बन गए आप, क्या बन गए? एंड कैन आई से आफ्टर मीटिंग अ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? एकदम डिफिकल्ट क्राइटेरिया को मीट करने के बाद आपको कंपनी ने ग्रीट किया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब क्या होगा, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, ध्यान से किया। सो अब बच्चे यहां पे दो चीजें याद रखना, यहां पे कंपनीज एक्ट और एलओडीआर में थोड़ा डिफरेंस है। कंपनीज एक्ट बोलती है कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद, कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग आप अटेंड करेंगे, सॉरी, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होगी, तो मैं आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना,
मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बनने के 8 दिन के बाद जो क्या हो रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसमें मुझे एक डिक्लेरेशन देना है, एक पेपर पे लिख के देना है। क्या लिख के देना है? कि मैं इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया क्या करता हूं, मीट करता हूं, और उन सारी सर्कमस्टेंसेस का जिक्र करना है मुझे, उन सारी सर्कमस्टेंसेस का क्या करना है जिसमें मेरी इंडिपेंडेंस को क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या करूंगा मैं उन सारी कंपनीज का नाम दूंगा जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, मैं अपने सारे रिलेटिव का नाम दूंगा, मैं सारी पार्टनरशिप फर्म का नाम दूंगा जिसमें मैं क्या हूं, पार्टनर हूं, और मैं कंपनी को लिस्ट दे दूंगा और मैं कंपनी को बोलूंगा कि तुमने इतने सारे लोगों के साथ कोई भी क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, तो मेरी इंडिपेंडेंस को क्या हो सकता है, तुमने इतने सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन किया तो मेरी इंडिपेंडेंस को क्या फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। तो ये मुझे कब देना है डिक्लेरेशन, हिनल कब देना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो मेरे अपॉइंट होने के बाद होती है। उसके बाद ईयर खत्म हो गया, मैं तो साल के बीच में अपॉइंट हुआ था, ईयर खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ। सुनो, जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, नए फाइनेंशियल ईयर की जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हुई, नया फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा, अप्रैल में, अप्रैल में या उसके बाद जो भी कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, उसमें मुझे फिर से क्या लिख के देना है, फिर से मुझे वही बताना कि साल बदल गया बट मेरी इंडिपेंडेंस नहीं, मैं आज भी वही हूं जो मैं उस समय था जब आपने मुझे प्यार किया था, मुझे गले लगाया था। जमाना बदलता रहा, रीतें बदली, सदियां बदली, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। यस और नो बच्चों, ऐसा क्या करना है, ऐसा मुझे लिख कर देना है, मैं आज भी इंडिपेंडेंट हूं। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों, साल के बीच में अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, साल के बीच में अगर क्या हो जाता है, ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिससे मेरी इंडिपेंडेंस को फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने मेरे भाई से, सगे भाई से या मेरे रिलेटिव से 500 रुपए का कोई सामान खरीदा, 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, तो अगर साल में ऐसा कुछ इवेंट होता है जिससे मेरी इंडिपेंडेंस को फर्क पड़ता है, तो उस इवेंट के होने के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, उस इवेंट के बाद जो भी पहली कंपनी की क्या हो, उसे मुझे फिर से बताना है कि सर भले ही वो ट्रांजैक्शन हुआ है या जैसा भी हुआ है, बट स्टिल मैं क्या हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा है, एलओडीआर में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अपॉइंट होने के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, अपॉइंट होने के बाद जो, एलओडीआर में लिखा है कि आपके अपॉइंट होने के बाद वो बोर्ड मीटिंग, वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, मतलब समझना, हो सकता है आपके अपॉइंट होने के 3 दिन के बाद ही बोर्ड मीटिंग हो, बट उस मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो फिर कहां से डिक्लेरेशन दोगे। एलओडीआर क्या बोलता है, एलओडीआर थोड़ा सा यहां पे अच्छा लिख रहा है कि आपके अपॉइंट होने के बाद की वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें आप क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। तो कहना इसे, बट स्टिल हम लोग तो लकीर के फकीर हैं, जैसा कंपनी लॉ में लिखा है हम वैसे ही फॉलो करेंगे। सो कंपनी के हिसाब से अपन क्या मान लें, first board meeting, even if you don't participate in that board meeting, you have to give a declaration that you meet the criteria of independence. But in case of listed company, we are bit liberal. कौन सी बोर्ड मीटिंग में जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हम डिक्लेरेशन देंगे that we meet the criteria of independence. Is that clear? चलिए एक बार देखते हैं क्या लिखा है। As per section 149 subsection 7, at the first board meeting of the company after his appointment, and at the first board meeting of each financial year, and whenever there is a change in circumstances which may affect his status as independent director। 3 कंडीशन बता दी, आपके अपॉइंटमेंट के बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उस इवेंट के बाद जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस को क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सेक्शन में, ये जो मैंने आपको पूरा लंबा चौड़ा पढ़ाया है ना, ये कौन सेक्शन में लिखा है, 149 सबसेक्शन 6 में जो भी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस दिया है आप उसको क्या करते हैं, मीट करते हैं। आपको ऐसा क्या देना है,
आपको ऐसा एक डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। Additionally, for listed entities, Regulation 25(8) of SEBI LODR regulation provides that every independent director shall, at the first meeting of the board in which he participates as a director, at the first meeting of the board in which he participates as a director, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब वहां पे डायरेक्टर लिखा है, बट यहाँ पे उसको इंटरप्रेट कैसा करेंगे अपन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director, submit a declaration that he meets the criteria of independence। क्या declaration submit करना है आपको, क्या आप independence का criteria meet करते हो, and that in his knowledge there is no circumstance that may affect his ability to discharge his duties in objective with an objective independent judgment without any external influence। आपको ये बताना है कि आप इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट करते हो, प्लस ये भी लिखना है आपको कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव जजमेंट लेने से क्या करे, रोके। ना ही ऐसा मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल दबाव है या इन्फ्लुएंस है किसी का भी। मतलब अभी वो सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती जो मुझे मेरी इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करने से क्या करे, वंचित करे। ऐसी कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्राइटेरिया मीट करता हूं, लिस्टेड कम अनलिस्टेड में से भी ये बताना है क्राइटेरिया मीट करते हो, लिस्टेड में क्राइटेरिया भी मीट करते हो, प्लस ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी पे तुम्हारा दिल आ गया है, सगाई हो गई है दोनों की, ये सुनो, मतलब देयर इज एन इन्फ्लुएंस। सो ये भी बताना है कि देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट प्रिवेंट्स यू दैट from exercising an objective and independent judgment। Is everyone with me? चलिए next देखिए। The board of directors of listed companies shall take on record the declaration and confirmation submitted by independent director after undertaking due assessment of the same। ओए ओए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने वो दे दिया और तुमने लिया, अच्छा भैया बहुत अच्छा किया आपने दे दिया, बड़ा मस्त है। ऐसा नहीं है, लोगे तो वेरीफाई भी करोगे कि साला जो बोल रहा है ये सच है या नहीं है। इसका मतलब भी मैंने लिखा है, हेंस द बोर्ड कैन नॉट डायरेक्टली रिलाई ऑन व्हाट बेटा, और इसलिए बोर्ड जो है वो डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकता किसके ऊपर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया है बोर्ड को उसके ऊपर डायरेक्टली रिलाई करना नहीं है। क्या हो गया निसल, बहुत हंसी आ रही है बेटा, बहुत हंसी आ रही। कौन, चिन्मय क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चलिए ना, यहां तक क्लियर है सबको। सो लिस्टेड कंपनी केस में जो डिक्लेरेशन आता है आपको वो सिर्फ लेना है, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। With effect from April 1, 2018, top 500 listed companies by market capitalization calculated on 31st March of the preceding financial year shall undertake what beta, directors and officers liability insurance for all their independent directors of such quantum and for such risk as may be determined by board of directors। तो बच्चों कहां से बच्चों, अक्टूबर 1, 2018 से, मतलब 31 मार्च 2017 के बाद से हर एक कंपनी को क्या करना है, हर एक या टॉप 500 कंपनीज को, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को क्या लेना है, एक इंश्योरेंस लेना है। क्या लेना है, क्वांटम मतलब वैल्यू, और कौन सा इंश्योरेंस लेना है, D&O इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड, कौन सा इंश्योरेंस लेना है बच्चों, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेना है। किसको लेना है बच्चों, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को। क्यों लेना है बच्चों, क्यों लेना है,
रीजन क्या लेने का? इधर देखो, मुझे एक चीज बताओ, अब बेचारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, अब कहीं ना कहीं डायरेक्टर तो वो भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी के क्या है? डायरेक्टर ही है ना यार। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी के लिए काम तो करते हैं, हो सकता है काम करते करते कुछ नॉन कंप्लायंसेस भी हो जाए, है ना। और आप सबको पता है अगर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है ना। So if there are non-compliances, then the company has to pay penalties as well as fines. Company मतलब company and officers in default. अब बेचारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर तुमने बोला कि नहीं यार यू हैव टू पे पेनल्टी, किसको कहा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुमने बोला कि यार तुमको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर। हालांकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन डाले हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्हीं हरकतों के लायबल होगा, उन्हीं डिफॉल्ट के लायबल होगा जो डिफॉल्ट उसके नॉलेज में हुए हैं। कैसे हुए हैं? बट स्टिल हो सकता है किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में डर लगे कि यार मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, कंपनी ने कुछ कांड कर दी तो मैं फालतू में रफा दफा हो जाऊंगा। तो जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनको एक कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए? कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या बोला हमने? कि कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेगी। क्या लेगी? एक, और इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या होगा? डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए, आपने कंपनी में काम किया 6 साल, 3 साल आपने काम किया। 3 साल के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी के सारे डायरेक्टर के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए का फाइन ठोक दिया। तो ये फाइन आपको अपनी जेब से पे करने की जरूरत है या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? बस कंपनी को क्या करना है? इंश्योरेंस लेना है और उसका क्या भरना है? प्रीमियम भरना है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेप क्यों लिया है हम लोगों ने? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये स्टेप हमने क्यों लिया है? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बच्चों, ये स्टेप हमने लिया है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब आपकी कंपनी में अपॉइंट हो तो उसको क्या हो? कंफर्ट फील हो कि यार उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आने वाली नहीं। चलिए नेक्स्ट देखना। अच्छा, एक और डायरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में? नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब कोई भी डायरेक्टर जिसको किसने नॉमिनेट किया है? इन पर्सन मतलब अकॉर्डिंग टू या एज पर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और एनी एग्रीमेंट और अपॉइंटेड बाय होम बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट। दिस डेफिनेशन ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर इज वाइडर देन। अच्छा, एलओडीआर में क्या डिफाइन किया नॉमिनी डायरेक्टर को? बच्चों कंपनीज एक्ट में इतनी छपरी डेफिनेशन है नॉमिनी डायरेक्टर की, मैं क्या बताऊं। सिर्फ बोला है कि एक ऐसा डायरेक्टर जो किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कंपनी के बोर्ड पे किसको रिप्रेजेंट करता है? इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत छपरी डेफिनेशन है, बहुत लिमिटेड स्कोप है इस डेफिनेशन का। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 161 में बताया, लेकिन एलओडीआर में अच्छी डेफिनेशन दी गई। क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन एनी पर्सन। कौन सा वर्ड यूज किया है? किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी पर्सन। अभी देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में कितना डाल रही है? 2400 करोड़ ना, लगभग उतना ही डाल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में कितना डाल रही है बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज पुटिंग 49% या 49% ले रही है यस बैंक में,
फॉर 2400 करोड़। ओके लेकिन बच्चों मैंने कल देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर यस बैंक को अक्वायर करेगी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फायदा ही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ यस बैंक की बहुत सारी ऑपरेशनल ब्रांचेस हैं, अभी भी ब्रांच है। और बच्चों ब्रांड नेम तो यस बैंक का अच्छा ही है यार, ठीक है। तो और बच्चों अच्छा है, डिपॉजिटर्स बच जाएंगे। इंडिया है ना बच्चों, अपन चाइना नहीं है कि कोई बैंक मर रहा है तो उसको मरने दो, डिपॉजिटर सुसाइड कर लें। अपन इंडिया है बच्चों, वी टेक केयर ऑफ एवरीवन। थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है बट खुशी है बच्चों इंडिया में। हाँ हाँ, गिरने नहीं देगी और इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं होगा, बचाते हैं यार अपन इंडिया में सब। हाँ लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा, देखो स्टेट बैंक ने टेक ओवर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करेगा यार। हाँ लेकिन शेयर होल्डर बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, शेयर होल्डर को कहीं से रिलीफ मिलता नहीं है। एनीवे मुझे जस्ट इमेजिन अबाउट दोस पर्सन जिन्होंने पीएमसी बैंक से पैसा निकाल के यस बैंक में रखा होगा। उम्मीद आया था ना पीएमसी में पैसा डूबा, वहां से निकाला और यस बैंक में डाल दिया। मोटस ऑपरेंडी सेम था, हाँ ना। चले यस बैंक में लेकिन फ्रॉड है या नहीं है, वो कि एनपीए ज्यादा है? अच्छा ऐसा भी है क्या? एनीवे और जो राणा कपूर एक टाइम पे इंडिया में फिफ्थ या सॉरी 15 या 16 नंबर पे रिचेस्ट था। वो पॉलिटिक्स से अपन कनेक्ट नहीं करते तो उसमें तो सब वो है, बट वो ताज अटैक में मर गया था, वो बेचारा बहुत अच्छा था, वो चारण अकाउंटेंट था ना। वो एक्चुअली फैमिली डिस्प्यूट, तुम लोग नेक्स्ट ईयर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सीएस फाइनल में, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। उसमें एक्चुअली बेसिकली तुम लोग आर्बिट्रेटर बनोगे वो पढ़ के, वो सब्जेक्ट बेहतरीन है, बेहतरीन, ठीक है। एनीवे नाउ लिसन टू मी एवरीवन। सो मैं ये बोल रहा था, जब तू आके ना, मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, नॉमिनी डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट में बहुत विकृत बहुत लिमिटेड डेफिनेशन दी हुई है। तो मैं ये बोल रहा था कि यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में पैसे लगाए, करेक्ट है? डोंट यू थिंक सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने नॉमिनीज को अपॉइंट करेगा? यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? कम से कम 12 में से 10 डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बच्चों यस बैंक विल हैव अ न्यू कल्चर, अभी लंच टाइम है, लंच के बाद आना, यस और नो बच्चों, तो यस बैंक में भी वो कल्चर आ जाएगा। बट जस्ट इमेजिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ऊपर के लोग हैं, जनरल मैनेजर वगैरह के रैंक के लोग हैं, वो लोग यस बैंक में क्या बन जाएंगे, अब डायरेक्टर बनेंगे, और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि यस बैंक को क्या करो, रिवाइव करो, फ्रेश फंडिंग होगा यस बैंक का, नए सिरे से सब कुछ क्या होगा, किसी इन्वेस्टर का, किसी डिपॉजिटर का पैसा डूबने वाला नहीं है। तो नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? हु इज अ नॉमिनी डायरेक्टर? जिसको अपॉइंट किया जाता है अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी अपॉइंट कर सकती है। मैं आपकी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे रहा हूं, तो तुमने जो लोन लिया उस लोन को तुम सही पर्पस के यूज कर रहे हो या, उसको देखने के लिए मैं नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। चलिए तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। क्या है नेक्स्ट? रोल, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड कंडक्ट ऑफ हुज बच्चों, इधर रोल, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड कंडक्ट किसके हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ध्यान देखो, बस करना है क्या आज के लिए? चलो ठीक है।